बसें चलती थी। फिर मैंने एक दिन का पास होता था 20 रुपए का, वो पास बना के और दिल्ली की पूरी खाक छानी, मतलब बसों में मैं बैठ जाता था और घूमता था। कभी मुद्रिका चलती थी रिंग रोड पे, कभी आनंद विहार से नजफगढ़ 740 और ये उत्तम नगर वाली जो बस नंबर याद है? हाँ मुझे याद है 85 नंबर। बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था रोड साइड में, स्ट्रीट साइड में, वो छोले कुलचे 10 रुपए के वो खा के अपना पूरा दिन चलाना। तो इनिशियली संघर्ष रहा है और मैंने ये देखा है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपके अंदर एक सोच है, तो डेफिनेटली आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं। और हर गांव से निकलने वाला बच्चा और उसके अंदर एक जज्बा हो कुछ करने का, तो मुझे लगता है वो हर उस मुकाम को पा पाता है। और वो संघर्ष से हम निकले हुए हैं। उत्तराखंड को देखता हूँ तो गांव के गांव खाली हो गए हैं, लाखों लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। और आज मैं समझता हूँ कि 16,000 कुछ गांव हैं उत्तराखंड में, और 16,000 कुछ गांव में से लगभग 3,000 साढ़े 3,000 गांव पूरी तरह से जनशून्य हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ दुख भी होता है कि हमारे लोग अभाव में, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, स्वास्थ्य का रहा हो या रोजगार का रहा हो, उस अभाव की वजह से लोगों ने अपने राज्य को छोड़कर और अन्य राज्यों में पलायन करा है। यही दर्द लेकर हम वापस अभी उत्तराखंड आए हैं। मेरा हमेशा एक सपना रहा है कि लोग अपने गांव में बसें, अपनी थाती से जुड़ें, वो कहीं भी रहें, लेकिन कम से कम अपनी जो उनकी पैतृक भूमि है, अपने जो उनके गांव हैं, वो उजड़े नहीं। अगर बात करूं तो मेरी दृष्टि में उत्तराखंड को अगर मैं संधि विच्छेद करके दिखाऊं तो वो है उत्तर जमा अखंड। यानी विश्व भर के जो लोगों के मन के प्रश्न होते हैं, जो उनको द्वेलित करते हैं, जब वो आध्यात्मिक रूप से शांति के तलाश में होते हैं, सभी प्रश्नों का अखंड उत्तर है उत्तराखंड, और सभी प्रश्नों का अखंड उत्तर है मोक्ष। जब कोई आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तराखंड आता है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, चाहे वो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आता हो, पितृ अस्थि प्रवाह के लिए आता हो। तो बताऊं कि जहां हम अभी हैं, ये मेरा गांव चमोली गांव, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पानी के लिए। जैसे पहाड़ों पर कहते हैं ना कि पहाड़ों का पानी और जवानी यहाँ के काम नहीं आती, तो बहुत सारे गांव ऐसे थे जहाँ पर पानी नहीं था। तो हमारे उस समय के कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया और उसमें भैरवगढ़ी पंपिंग सेट योजना के लिए एक लंबा आंदोलन हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। रमेश डोबरियाल, स्टार्टिंग के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। रमेश डोबरियाल, नीलकंठ उनका नाम था, और वो जिला पंचायत भी रहे यहाँ से। तो उन्होंने आमरण अनशन किया था, उनका हमने साथ दिया, और भैरवगढ़ी पंपिंग सेट योजना आज धरातल पर उतर पाई है। और सैकड़ों गाँव को, बल्कि मैं कहूँगा कि जो लैंसडाउन में आर्मी का कैंप बेस है, वहाँ भी यहीं से पानी जाता है, इस नयार नदी से ही पानी जाता है वहाँ पर। तो ये हमारे आंदोलन की एक सफल कड़ी का हिस्सा मैं आपको बता सकता हूँ। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में हम एक स्कूली जीवन में मैं शुरुआती दौर पर जुड़ा, और भावनाएं हमेशा रही। उस समय की परिकल्पना यही थी कि एक विशुद्ध पहाड़ी राज्य होगा, जिसमें अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे बुजुर्गों को मिलेगी, रोजगार सारे युवाओं को यहीं मिलेगा, किसी को अपना गांव घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन 21 सालों में जब हमने देखा, और ख़ासतौर पे इस कोरोना काल में तो बिल्कुल बदतर स्थिति थी, जब लोग बाहर से लौट के हमारे बेरोजगार युवा उत्तराखंड में आए, और उन्होंने सोचा कि चलो कुछ अपना स्टार्टअप यहाँ करें, लेकिन उनको कोई सरकार की तरफ से प्रॉपर उस तरीके से हेल्प नहीं मिल पाई। तो फिर मेरे जहन में आया कि अगर आज हम इन सारी समस्याओं का निदान करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, वो है राजनीति। सब समस्याओं को दूर आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और जो वर्तमान में दोनों दल यहाँ पर 10-10 साल सरकार चला चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस रोड मैप है नहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में ये सब करने का। शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली में ऑलरेडी पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, और जगह जगह अब उसको कॉपी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर मैंने राजनीति ज्वाइन करी। So good morning viewers. Today we are with दिग्मोहन नेगी, जो कि उत्तराखंडी संस्कृति
परंपराओं और कल्चर की हेरिटेज की चेतना के बारे में हमें सिखाते आए हैं और कई सारे संघर्षों की बैकबोन रहे हैं। इनकी इस जर्नी को जानने समझने के लिए आज हम दिग्मोहन नेगी जी के साथ बैठे हैं। इनके बारे में थोड़े कुछ सवाल हम इससे पूछना चाहते हैं। What have we heard about you? दिग्मोहन नेगी जो है अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। द ब्रांड ऑफ उत्तराखंड कल्चर, उत्तराखंडी कल्चर एंड हेरिटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय यू हियर इन उत्तराखंड। सो हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ? हु इज दिग्मोहन नेगी? See, दिग्मोहन नेगी इज दिग्मोहन नेगी। दिग्मोहन नेगी इज टिपिकल उत्तराखंडी। मेरा गांव है चमोली गांव, तो मैं यहीं पैदा हुआ, तो यहीं बड़ा हुआ। स्कूलिंग से लेके हायर एजुकेशन तक मैंने यहीं ली। जब मैं 12वीं में था अपने छात्र जीवन में, उस दौरान बहुत बड़ा एक मूवमेंट उत्तराखंड में चला। 23% आरक्षण लागू कर दिया था उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने, ओबीसी आरक्षण। तो उसका एक बहुत बड़ा मूवमेंट उस दौरान चला और उसने फिर राज्य आंदोलन की शक्ल ली, उत्तराखंड राज्य आंदोलन। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए छात्रों ने, यहाँ के कर्मचारी संगठनों ने, महिलाओं ने, व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें हमारे अंदर एक भावना पैदा हुई कि ये उत्तराखंड जो पर्वतीय जनपद है, ये उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये सोचा जाता था कि लखनऊ से जो विकास का पैसा है वो पहाड़ नहीं चढ़ पाता है। और उस समय ये भावनाएं हमारे अंदर जागृत हुई। तो उत्तराखंड मेरे अंदर बचपन से बसा। हमने एक विशुद्ध पहाड़ी राज्य की परिकल्पना करी थी और उसके कल्चर को, इस राज्य की खुशहाली को बचपन से हम सपनों में जीते हुए आए हैं। तो प्योरली आप कह सकते हैं कि दिग्मोहन नेगी के अंदर उत्तराखंड है और उत्तराखंड के अंदर दिग्मोहन नेगी। स्कूलिंग में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? पारिवारिक आप कैसे रहे? देखा जाए अभी यहाँ पर इतना संघर्ष है, तो उस जमाने में कितना रहा होगा? जी डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा गांव है। हमारे 2 रेवेन्यू विलेज हैं। एक चमोली गांव है जो ऊपर आप पहाड़ी पर देख रहे होंगे, और एक मेरा ये हम घर के पास बैठे हुए हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरा पुराना घर वहाँ है, और उस समय तो सड़कें दूर दूर तक नहीं थी जी। तो संघर्ष ये था कि हम लोग किसान परिवार से संबंध रखते हैं। खेती हमारा मेन आजीविका थी। ऑल्दो मेरे पापा टीचर थे और वो अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मम्मी ने पूरी खेती संभाली और हमारा संघर्ष पढ़ाई और खेती के साथ साथ बचपन आगे बढ़ा। तो आपने भी खेती की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी खेती करी है। और मैं आपको बताऊं कि जिस पहाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, पर वहाँ से लेकर, और मेरा इंटर कॉलेज बिलखेत है, या दूसरा जो जहाँ मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली वो है ओडल। तो दोनों में डिस्टेंस लगभग 3.5-4 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, जहाँ हम पैदल स्कूलिंग के लिए जाया करते थे। सबसे बड़ी बात, उस दौरान स्कूली जीवन में ये टिफिन का कल्चर नहीं होता था, वाटर बॉटल का नहीं होता था। तो सुबह आप ब्रेकफास्ट करिए, स्कूल के लिए बैग पैक करिए और जाइए, और शाम को ही आपको खाना मिलेगा। पानी के लिए भी हमें जो इंटरवल हमारा होता था, उसमें 1-1 किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए जाना होता था। हमारी बिलखेत स्कूल में तो पानी का कनेक्शन भी नहीं था उस दौरान। साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कहा हम खेती से जुड़े हुए लोग थे, तो खेती का टाइम होता था, कभी गेहूं का, कभी धान का। तो उस दौरान साथ साथ में मम्मी का हाथ बटाने के लिए यहाँ से जो गेहूं का पूरा थैला होता है वो लेके ऊपर पहाड़ चढ़ते थे स्कूल से आने के समय, या फिर घर से जब हम चलते थे गेहूं या धान, वो 25 किलो 30 किलो जिस हिसाब से उम्र का सामर्थ्य था। मतलब संघर्ष ये रहा है कि स्कूल भी गए, पढ़ाई भी करी और साथ में घर का काम भी करा, खेती भी करी, मम्मी और पापा का हाथ भी बंटाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 12वीं कक्षा तक आपका रहन सहन, पढ़ाई, शिक्षा सब यहीं से हुई है? जी। मतलब संघर्ष बहुत तगड़ा रहा है। तो जैसे बिजली की स्थिति है, उसके बारे में, आप जैसे बच्चे थे आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। बिस्लरी में भी आपने एंड किया है, 13 साल के आसपास आपने काम किया है एज अ सेल्स हेड। जी। आप में कोई ना कोई बात होगी तभी आपने इतनी बुलंदियां छुई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लाइट की सुविधा तो ऐसी ही रही होगी? मैं आपको यहाँ पर एक कहना चाहूंगा कि लाइट तो 4थी कक्षा में थे मुझे लगता है, उस समय हमारे गांव में बिजली आई थी। उससे पहले हम लोग लैंप और लालटेन में पढ़ाई करा करते थे। यू वोंट बिलीव कि मतलब हमने अपने सामने बिजली को देखा है, हमारे सामने तार और खंबे खींचे। बिजली जब आई तो हमें बड़ी एक मतलब हमारे लिए एक बहुत रोमांचक सा अनुभव था वो, कि भाई इतनी ज़्यादा लाइट भी हो सकती है। 4थी कक्षा के बाद निश्चित तौर पर आती थी बिजली, लेकिन उत्तर प्रदेश के टाइम पर वही हाल था कि पावर कट्स बहुत ज़्यादा थे, लिमिटेड हमें लाइट मिलती थी। लाइट है लेकिन कितनी है ये पता नहीं है। ये पता नहीं। आज कह सकते हैं कि बिजली है, ठीक है, लेकिन जैसा ये उत्तराखंड हमारा है, पावर आज इसको स्टेट बोलते हैं, ऊर्जा प्रदेश बोलते हैं। तमाम बिजली के डैम इस प्रदेश में बने,
हमारे तमाम गांव विस्थापित हुए और लोगों ने डैम की वजह से अपने पुश्तैनी ज़मीन और घरों को छोड़ा है, बावजूद उसके उत्तराखंडियों के लिए बिजली महंगी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा से जो कभी छूटते नहीं हैं, तो अभी तक आप चाय लीजिए। कुछ ऐसा, अभी तक आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल रहा है जो हमेशा से बना हो और आज भी आपको वो साथ में हो, या फिर ऐसा कोई कहानी फ्रेंड्स का, वो छोटा सा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। निश्चित तौर पर मेरे चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन के दौरान के फ्रेंड हों, जी। जिन्होंने मुझसे मेरे साथ पहली से और 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करी, 6वीं से 12वीं तक के हों, बचपन के गांव के फ्रेंड हों, सब लोगों से कनेक्शन है। उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी मेरे साथ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन की वजह से इधर उधर चले गए हैं। उनके साथ बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। बचपन में जो खेल होते थे गांव के, गिल्ली डंडा खेलना हो या वो कंचा खेलना हो कंचा, या मतलब आप कंचे कबड्डी, खेले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कबड्डी क्या बात। खेलनी हो, तमाम जो तरीके के गेम होते, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और खो खो, दौड़ लगाते थे हम। ये वायर तार का एक वो बना के गाड़ी, तारों की गाड़ी बना के वो चलाया करते थे। तो बहुत ही मतलब जब मैं बचपन में जाता हूँ कई बार, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, बहुत मतलब जब ऐसे गीत सुनता हूँ तो मुझे वापस अपना बचपन याद आता है। और वो बड़ी मासूमियत भरा होता था जीवन, उसमें कोई किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं होती थी। हम लोग सीमित संसाधनों में बहुत सारा एंजॉय करते थे। आज मैं देखता हूँ कि आज के बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन में घुस के रह गए हैं, बहुत एडवांस हो गए, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो भी कम कर दी और प्रैक्टिकल लाइफ से दूर है। वो वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा जी रहे। हम लोग कई कई किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। तो हम जब छुट्टी होती थी स्कूल की, तो वहाँ से दौड़ लगाते थे कि कौन कितने मिनट में पहुँचेगा, और मिनटों में हम उस डिस्टेंस को तय करते थे। आजकल के बच्चे तो 4 किलोमीटर चलना ही मतलब उनके लिए एक टास्क है वो। हाँ, टास्क हो और जाता हमारे लिए वो जीवन का पार्ट था। है। हाँ, 2 किलोमीटर की चढ़ाई और उतार हम दिन में 3-3 बार करते थे। हाँ, तो इसीलिए शायद फिजिकली भी 2 फिट फ्लोर हैं। चढ़ने भी जी, मतलब जी, भारी जी। हो जाते हैं आजकल के निश्चित तौर बच्चों पर को। ये मतलब बचपन तो हमारा बहुत ही रोमांचक रहा है। और हमने, जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण परिवेश था, किसान लोग थे, गायों को लेकर जंगल जाना, वहाँ पर बांसुरी बजाना, आपस में साथियों के साथ में जंगलों में गपशप मारना, तो ये भी एक बड़ा रोमांचक रहता था। सो इन ऑल दीज मेमोरीज कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होंगे आपके लाइफ के जो आप हमेशा चेरिश करेंगे, मतलब हमेशा याद करते होंगे कि यार ये मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे मतलब रेवोल्यूशनरी, सबसे अच्छा मोमेंट था, ये मैं हमेशा जीना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई मोमेंट? एक बार मैं जब 8th क्लास में था, पापा ने मुझे कहा था कि अगर तुम इतने नंबरों से पास होंगे तो आपको मैं साइकिल दूंगा। और उस समय हमारे लिए साइकिल एक बहुत बड़ा ड्रीम होता था। तो जब मैं रिज़ल्ट लेके आया तो मैं बड़ा खुश था और मैं रिज़ल्ट लेके भागा था पापा के पास। और फिर मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलाई थी, और वो उस समय सेकेंड हैंड साइकिल थी, मतलब नई नहीं थी, किसी से सेकेंड हैंड ली थी 500 रुपये में। और वो साइकिल मैं जब चला रहा था तो मुझे लगा था कि मैंने पता नहीं कौन सी सक्सेस पाली है, या ये मेरे लाइफ कौन की सा उस समय युद्ध की, जीत हाँ, लिया कौन सा युद्ध जीत लिया। तो मुझे एक वो स्मरण जो है मेरा, वो बड़ा रोमांचक था, बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमारे साथी, हमारे बचपन के जो दोस्त होते थे, हम मैच लगाते थे अलग अलग गाँव के बच्चों के साथ में, कि पड़ोस वाले गांव के साथ में मैच हो रहा है आपका, क्रिकेट मैच। और जब वो जीतते थे और छोटी सी ट्रॉफी मिलती थी, तो सबके सब उस मोमेंट को बड़े अच्छे से एंजॉय करते थे कि यार हमने कुछ अचीव किया है लाइफ में। सो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड यू वर वेरी गुड एट स्टडीज एज वेल एज स्पोर्ट्स, डेफिनेटली, है ना? तभी आप जिस मुकाम पे आज हैं, आप वहाँ पे हैं, मतलब इतने डायनेमिक इन पर्सनालिटी। स्टडी आई वाज एवरेज, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो मम्मी हाँ, को एवरेज। मम्मी को भागना पड़ता था पीछे, पढ़ ले। मम्मी से ज़्यादा पापा का डर रहता था, क्योंकि पापा टीचर थे और मेरे प्राइमरी एजुकेशन के टीचर भी रहे हैं मेरे पापा। अच्छा। फादर के साथ साथ वो मेरे गुरु भी रहे हैं। ओहो। और मैंने जैसे कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाया करते थे जब काम करते थे, लैंप जल रहा होता था और मैं साइड में सो जाता था, तो कई बार थप्पड़ इतनी जोर की पड़ती थी कि वो मुझे जगाती थी। तो वो याद है पापा की डांट मार, और वो हमेशा वही हमें एक अनुशासन में भी बांध पाई, हाँ, कि जो उनके बिल्कुल। उनका एक कड़ा रवैया हमेशा शिक्षा के प्रति रहा है, पढ़ाई के प्रति, और हम लोग संस्कारों में बंध के रह पाए। And corporate sector. So
Would you tell us about your professional life and highlights? Yeah, definitely. After completing my graduation, I went to Delhi and I started my career with. I chose my career as a sales professional. I started my first job with the Singer India Limited as a sales officer, and then I moved to Jawlan. Then I joined Hindustan Coca-Cola, and then Levi's, and recently I left Bisleri as a sales head, North Region. So overall, it's been 20-year journey with corporate. And it was very, exciting and fantastic. Lots of learning was there, and now I am in politics. So, were there any challenges here that you moved towards Delhi? Definitely, the unemployment was the one of the biggest challenge in Uttarakhand, which is after 21 years still as it is. जैसे कि आप बता रहे हैं दिल्ली आपका जाना हुआ, वहाँ पर आपने बड़ी बड़ी MNCs एंड बड़ी बड़ी फर्म्स में काम किया, तो दिल्ली में आप जब गए थे, जब की दिल्ली और अब की दिल्ली कैसे डिफाइन करेंगे, क्या रहा संघर्ष? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरुआती दौर में दिल्ली गया था 1999 में, उस समय दिल्ली का ABCD मुझे मालूम नहीं था। हर ग्रामीण और गांव से जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली एक बड़ा सपना सा होता है, तो वही हमारे लिए भी था। और दिल्ली में जो ट्रैफिक था, जिस तरीके से पॉपुलेशन थी, जिस तरीके से भीड़ भाड़ होती थी, तो इनिशियली तो उसमें अपने आप को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता था, और वो चैलेंजेस हमने भी फेस करे। मुझे याद है कि मैं सबसे पहले एक रिसर्च कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, और उन्होंने कहा कि साउथ एक्स में उनका सेटअप था, एंड दे सेड कि आप नजफगढ़ कितनी देर में पहुंच जाएंगे। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा मैं 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने पहली बार में ही मुझे बाहर कर दिया कि भाई कैसे तुम 15-20 मिनट में साउथ एक्स से नजफगढ़ पहुंच जाओगे। उस समय आपको याद होगा कि ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और चार्टर्ड और ये सब बसें चलती थी। फिर मैंने एक दिन का पास होता था 20 रुपए का, वो पास बना के और दिल्ली की पूरी खाक छानी, मतलब बसों में मैं बैठ जाता था और घूमता था। कभी मुद्रिका चलती थी रिंग रोड पे, कभी आनंद विहार से नजफगढ़ 740, और ये उत्तम नगर वाली जो बस नंबर याद है? हाँ, मुझे याद है 85 नंबर चलती थी आनंद विहार से, और पंजाबी बाग की। तो मैं इस तरीके से लगभग दिल्ली के हर कोने में मैंने घूमा, रिसर्च की, और मुझे लगा कि सेल्स प्रोफेशन एक ऐसा था जो चैलेंजिंग था। मैं शुरू से, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं और चैलेंजेस हमारे रग रग में होता है, तो मैंने वो लिया। और क्योंकि फैक्ट्रीज की नौकरी मुझे लगता था कि आपको लिमिटेड कर देती है, तो मैंने फिर सेल्स प्रोफेशन को चुना। दिल्ली में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता था। रोड साइड में, स्ट्रीट साइड में वो छोले कुलचे 10 रुपए के वो खा के अपना पूरा दिन चलाना, तो इनिशियली संघर्ष रहा है, और उसी संघर्ष ने हमें मजबूत किया है। मैंने बहुत सारी न सिर्फ इंडिया में बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में भी मैंने विज़िट करी, और अपना मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर था उसको बढ़ाया। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपके अंदर एक सोच है, तो डेफिनेटली आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं। और हर गांव से निकलने वाला बच्चा अगर उसके अंदर एक जज्बा हो कुछ करने का, तो मुझे लगता है वो हर उस मुकाम को पा पाता है, और वो संघर्ष से हम निकले हुए हैं। स्ट्रीट फूड लवर रहे हैं आप? डेफिनेटली। मैं आपको बताऊं तो मैं चांदनी चौक में जब भी जाता था, तो वहाँ के पराठे वाली गली में पराठे वो तल के आप कभी देखेंगे तो वो इवन रबड़ी वाले पराठे भी बनाते हैं, मुगलई वाले पराठे, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आप लक्ष्मी नगर आप गए हो तो वहाँ पर लक्ष्मी नगर में जो रेड लाइट है वहाँ पर एक कचौड़ी वाला था, उनकी कचौड़ी बहुत खाते थे हम, गणेश कचौड़ी। आप सरोजनी नगर आउटर रिंग रोड पर देखेंगे तो एक खानदानी पकोड़े वाला है, उनके हमने बहुत सारे पकोड़े खाए। एक राजेंद्र दा ढाबा होता था, उनका नॉनवेज बड़ा फेमस था, तो अब तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइन डाइन बना दिया है। तो इस तरीके से जगह जगह की स्ट्रीट फूड, और मतलब जब घूमते थे तो पूरी दिल्ली हम घूमे, तो वहाँ की कौन सी चीज़ कहाँ फेमस है, कहाँ पर अच्छी लस्सी मिल रही है, कहाँ पर कचौड़ी अच्छी मिल रही है, कहाँ पर पकोड़े अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ पर छोले कुलचे अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ पर छोले भटूरे अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ पराठे अच्छे मिल रहे हैं, ये सब जब आपने किया
तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? वो प्रोफेशनल लाइफ वाला था या फिर कुछ पुराने ज़्यादातर दोस्त भी थे? ज़्यादातर लोग तो प्रोफेशनल लाइफ से ही जुड़े रहे। कोई किसी कंपनी में मेरे साथ कलीग रहा, कोई किसी कंपनी में कलीग रहा। जो अभी मैंने लास्ट में जिस कॉर्पोरेट में मैं था, वहाँ मैंने काफ़ी लंबा पीरियड बिताया, तो वहाँ के काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड हैं जिनके साथ मैं इंडिया की अलग अलग पार्ट में घूमा, बल्कि अब्रॉड में हम साथ में गए हैं। तो सबके साथ में एक बड़ा अच्छा अनुभव हमारा रहा कॉर्पोरेट लाइफ में। और वहीं से हमारा सोशल जो दिल्ली में उत्तराखंडी समाज है, उनसे भी अच्छी कनेक्टिविटी बनी। और हमने बहुत बड़ा एक, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली उत्तराखंडियों का सबसे बड़ा शहर है, तो आज 40 लाख के लगभग वहाँ उत्तराखंडी रहते हैं। और बहुत सारे हमारे जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मित्र हैं, वो आज हमसे जुड़े हुए हैं। और उनके साथ में मिलकर बहुत सारे हमने काम भी करे, दिल्ली में भी आंदोलन करे और उनमें सफलताएं भी पाई। एक तरफ बड़ी खुशी भी होती है कि दिल्ली में बहुत सारे उत्तराखंडी रह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 40 लाख लोग। उत्तराखंड को देखता हूं तो गांव के गांव खाली हो गए हैं। लाखों लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। और आज मैं समझता हूँ कि 16,000 कुछ गांव हैं उत्तराखंड में, और 16,000 कुछ गांव में से लगभग 3,000 साढ़े 3,000 गाँव पूरी तरह से जनशून्य हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ दुख भी होता है कि हमारे लोग अभाव में, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, स्वास्थ्य का रहा हो या रोजगार का रहा हो, उस अभाव की वजह से लोगों ने अपने राज्य को छोड़कर और अन्य राज्यों में पलायन करा है। यही दर्द लेकर हम वापस अभी उत्तराखंड आए हैं। मेरा हमेशा एक सपना रहा है कि लोग अपने गांव में बसें, अपनी थाती से जुड़ें, वो कहीं भी रहें, लेकिन कम से कम अपनी जो उनकी पैतृक भूमि है, अपने जो उनके गाँव हैं, वो उजड़े नहीं। उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ भी रहें और कुछ लोग वहाँ भी रहें। ये एक बड़ी पीड़ा है। What are the hobbies in meantime you like yourself to entertain with? मतलब कुछ hobbies होंगी आपकी? As far as hobby is concerned, I am music lover actually. So चाहे वो उत्तराखंडी गीत हो, गढ़वाली गीत या हिंदी फिल्मी गीत हो, पुराने गीत मुझे बहुत पसंद है। और अक्सर मुझे मतलब बाथरूम में भी गुनगुनाता रहता हूँ। इसके अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है। राहुल सांकृत्यायन मेरे एक अपने पसंदीदा राइटर रहे हैं, और उनकी वो लाइनें मुझे याद हैं कि सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी कर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो मुझे घूमना पसंद है, जगह जगह नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, अपने आप को नई चीज़ों से कनेक्ट करना, नए लोगों से मिलना, ये मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मैं फिल्में भी काफ़ी देखता हूँ। उससे भी कोई फेवरेट मूवी आपकी? फेवरेट मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। चक दे इंडिया मुझे बहुत पसंद है। मतलब जो लगान मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे इंस्पायर करती है कि हाँ कि मुझे अपने कंट्री के लिए, अपनी मतलब जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। मतलब लगान से आप कह सकते हो या चक दे इंडिया से आप कह सकते हो कि बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिलती है। केसरी से वो जज्बा मिलता है कि देश के लिए मर मिटने का। और ये वैसी हैं जो रोमांटिक मूवीज़ हैं और जिसमें बहुत अच्छा उन्होंने एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिखाया। मतलब अच्छा लगता है मुझे ये। मुझे याद है कि मैंने पहली मूवी देहरादून में प्रभात सिनेमा में देखी थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और शायद उसी का एक प्रभाव है कि वो जो पहली बार सिनेमा का ऑरा होता है, जो एक मतलब पहली याद मेरी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से जुड़ी हुई है। तो वो मेरी पहली मूवी। और उसके बाद तो बहुत सारी, अब तो मल्टीप्लेक्सेस हैं और तमाम हर मॉल में सिनेमा है। लेकिन उस समय बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे और लाइनों में लग के हम उस समय ब्लैक में टिकटें बिका करती थी और हमने ब्लैक में ली थी उस दिन टिकट। आज भी मुझे याद है। जितने भी हम स्कूली फ्रेंड्स होते थे, सब लोग आपस में पैसा कलेक्ट करते थे और फिर किसी के घर पर VCR लगाई और वहाँ फिल्म देखी। ये हमारा बचपन का एक सफ़र रहा है जो हमने। We are at your childhood school. तो आप अपने स्कूल में आके कैसा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली स्कूल की यादें तो हमेशा ही आपको हमेशा अतीत में ले जाती हैं। और स्कूल के दिन कोई भी नहीं भूलता अपने। हमारे लिए भी स्कूली जो जीवन था वो बड़ा रोमांचक भरा रहा है, क्योंकि सारी खट्टी मीठी यादें जो है जीवन की इसी स्कूल से जुड़ी हैं। और मैंने यहाँ पर 6वीं क्लास से और 12वीं तक की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। तो वो एक गोल्डन पीरियड होता है जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, टीनेज होते हैं और आप बढ़ रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं। हाँ, तो मतलब उस दौरान की जो यादें थी, स्कूली फ्रेंड्स थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं। हमारी शरारतें, हमारी लर्निंग्स,
हमारे खट्टे मीठे अनुभव जितने भी हैं वो सब यहीं से हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा हाँ बहुत बदल गया है स्कूल। और उस समय में तो खैर बिल्डिंगें इतनी शानदार नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी और सारी जर्जर हालत में थी। लेकिन यहीं पर हमारा प्रेयर हुआ करता था। एक पीपल का पेड़ आज भी है, ये याद दिलाता है कि भाई इसमें आपका बचपन हाँ देखा है। बचपन देखा है। सामने एक पीपल का पेड़ है और यहाँ पर हमारा बहुत सारा मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों या पढ़ाई हो, सब बिल्कुल, चीज़ें हों, तो कोई वो सब भी हो, जीवन से अपना- जुड़ी हुई यादें, बहुत सारी यादें इस स्कूल से हैं। कोई भी हो अपना बचपन का मतलब काफी हद तक टाइम स्कूल में ही बिताता है, आपने भी बिताया ही है। जी जी तो जी। वही चीज आपको याद आती है, मतलब यहाँ तो आके ये आपको वही राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत ये हमेशा मतलब मेरी यादों का एक हिस्सा रहा है। और मुझे लगता है कि जीवन भर मेरे साथ रहेगा। और हमारे जितने भी स्कूली दोस्त थे, जितने भी हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ही हम भी कभी धूप में सर्दियों में पढ़ाई करा करते थे। मज़ा आता है जब अपने बचपन की यादों में कोई जाता है और उसमें हम झांकते हैं अपने आप को। अपनी तस्वीर उन बच्चों में देखने को आज मिल रही है जो इस समय ये शब्दों में बयां करने वाला अनुभव नहीं है। इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। आगे बढ़ते हैं, आपके जी, जी, जिंदगी के आगे के सफर definitely. पे चलते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू। अब हम माँ भुवनेश्वरी मंदिर में आए हैं, आपके लिए क्या मायने हैं, आपके बचपन से क्या यादें हैं इस जगह की? माँ भुवनेश्वरी देवी का ये जो मंदिर है, ये सांगुड़ा इस जगह को बोलते हैं। और ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर 14 जनवरी को मकरैणी उत्तरायणी वाले दिन, जिस दिन उत्तरायणी का पर्व होता है, जब सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, उस दिन यहाँ पर एक बहुत भव्य मेला लगता था कभी। और आप अगर मैं बताऊँ तो सामने से बालकुमारी नयार नदी उसको बोलते हैं, नयार नदी बह रही है। नयार नदी के उस छोर लंगूर पट्टी है और ये जहाँ पर हम हैं वो मनियार पट्टी है। तो पुराने ज़माने में जब ऐसे इंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे तो एक खेल होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं गेंद का मेला, गिंदी कौथिग बोलते हैं। इस तरफ के जितने भी गांव हैं एक टीम उनकी बनती है और इस तरफ के जितने नदी के इस छोर के जितने गांव हैं एक टीम इनकी बनती है। तो रग्बी आपने देखा होगा, एक रग्बी गेम होता है, रग्बी की तरह होता है ये। गेंद तकरीबन 2.5 से 3 किलो वजन की गेंद होती है। और ये आप देख रहे हैं बीच में ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये सेंटर पॉइंट होता है। दोनों टीमें एक साथ खड़ी होती हैं, वो गेंद उछाली जाती है। एक टीम को इस गेंद को लेके जाना है ऊपर रोड पे, जो इस तरफ के हैं मनियार के लोग, दूसरी टीम को इस पॉइंट से नीचे पीपल के पेड़ पर जाना है। जो भी ले जाता है वो फिर जीतते हैं। तो इसमें छीना झपटी होती है और लोगों में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। बड़ा मतलब एक रोमांचक खेल होता है ये। तो इसमें कुछ प्राइजिंग होती है, हाँ, दोनों ही टीमों को प्राइजिंग होती है। यहाँ पर गेंद मेला समिति है जो हर साल एक भव्य आयोजन यहाँ पर कराती अभी भी है। होता है ये खेल? अभी भी होता है ये, इस बार 14 तारीख को भी होगा। अभी अच्छा। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से मुझे लगता है कि बहुत सूक्ष्म रूप से ये हो रहा है, लेकिन बहुत पूरे ही इलाके के सैकड़ों गांव के लोग बड़ी उम्मीद से रहते थे कि जब यहाँ मेला होगा तो हम यहाँ आएंगे। और इस तरफ तमाम दुकानें लगी होती थी, खिलौनों की, मिष्ठान की, जलेबियाँ और तमाम चीज़ें। आपने देखा होगा कि गांव के जो मेले होते हैं उनमें उस खेती बाड़ी छोड़ दी है लोगों ने, जंगली जानवरों ने यहाँ पर खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू करा। तो अब बंजर देख के बड़ा दुख भी हो रहा है। ये तो इसमें कभी गेहूं के और उसके लहराते हुए खेत होते थे और उन गेहूं के खेतों के बीच में लोग खेलते थे। और सबसे बड़ी बात, वो बुरी तरह से कुचलने के बाद भी उसमें बेहतरीन पैदावार होती थी गेहूं। तो ये मतलब मैंने जो बताया कि माँ भुवनेश्वरी देवी का एक अपना महत्व तो है ही, लोग उनको बहुत मानते भी हैं और उनसे लोगों को बहुत आस्था के तौर पर अगर मैं कहूँ तो परिणाम भी उसके मिले। लेकिन साथ ही साथ जो गेंद मेला है ये बहुत पौराणिक है और आज भी लोगों की यादें जुड़ी है। तो उससे मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वही मैं अभी आगे बढ़ रहा था। मेरी यहाँ काफ़ी लोकल लोगों से बात हुई कि इस मेले के बारे में, कि ये जब मेला लगता था उस टाइम पहले ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी कमी थी जी। तो लोग दूर दराज से यहाँ आके गेट टुगेदर टाइप होता है, जब मिलते थे। काफ़ी बच्चों के बीच में भी मतलब रिश्तेदारों से, अपने कजन से मिलते थे। तो एक तो महिलाओं में क्या होता था कि और कोई होता नहीं था गाँव में, खेती बाड़ी और गाय बच्चे और बच्चों को पालने में ही पूरा जीवन महिलाओं का बीतता था। आपकी दृष्टि में उत्तराखंड हमारे हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी हो, ये आपके लिए इसके क्या मायने हैं?
देखिए, जब हम बात करते हैं कि विश्व भर के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो उसके कई मायने हैं। जैसा सभी सर्वविदित है कि भाई देवभूमि है उत्तराखंड। यहाँ पर 4 धाम विश्व भर में फेमस है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगा का उद्गम और यमुना का उद्गम वाला प्रदेश है ये, जिसमें लोग अपनी आस्था प्रकट करने विश्व भर से आते हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने, भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। जब हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं तो उत्तराखंड को कई लोग कहते हैं कि इसमें ये जो खंड लगा है ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी दृष्टि में उत्तराखंड को अगर मैं संधि विच्छेद करके दिखाऊं तो वो है उत्तर जमा अखंड। यानी विश्व भर के जो लोगों के मन के प्रश्न होते हैं, जो उनको द्वेलित करते हैं, जब वो आध्यात्मिक रूप से शांति के तलाश में होते हैं, सभी प्रश्नों का अखंड उत्तर है उत्तराखंड। और सभी प्रश्नों का अखंड उत्तर है मोक्ष। जब कोई आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तराखंड आता है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, चाहे वो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए आता हो, पितृ अस्थि प्रवाह के लिए आता हो, जब कोई मर जाता तो उनकी अस्थियों का भी प्रवाह गंगा में किया जाता है। और गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड है। वानप्रस्थ जो एक हिंदू सनातन परंपरा में 4 जीवन के काल बताए गए कि आप युवा अवस्था है, उसके बाद आपका गृहस्थ जीवन है। तो वानप्रस्थ में पहले सब लोग भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा पर निकल जाते थे और वो लोग कई बार अपने प्राणों को वहीं त्याग देते थे। इस्लाम को मानने वाले भाई बंद हैं, उनके लिए मक्का मदीना एक उनकी आध्यात्मिक राजधानी है, उनके लिए एक मान्यता है। ऐसे ही क्रिश्चियन लोगों के लिए जहाँ पोप रहते हैं इटली में, वो उनके लिए एक सर्वमान्य जगह है। ऐसे ही हिंदुओं के लिए भी एक आस्था का केंद्र होना चाहिए और वो है उत्तराखंड। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विश्व भर की तमाम स्वच्छ नदियों में, जिनमें लंदन में बहने वाली थेम्स नदी है, चाहे वो अमेज़न की हम बात करें, मिसिसिपी की हम बात करें, लेकिन जब आप उनका पानी किसी बॉटल में भर के रखते हैं वो 1 महीने में सड़ जाता है। लेकिन गंगा का पानी, जिसमें कि कई नदियों का संगम है, 5 प्रयाग हैं और 5 प्रयागों में अलग अलग नदियों का संगम है, उसके बावजूद आप गंगा का वाटर रखिए, आप उसको सालों तक रखेंगे, वो हमेशा स्वच्छ रहता है। इसीलिए गंगा जल को पवित्र माना जाता है। एक ताल है काकभुसंडी ताल। मान्यता है कि विश्व भर के कौवे अपनी देह त्यागने के लिए काकभुसंडी ताल में आते हैं। आपने चमोली में फूलों की घाटी सुना होगा। आज भी बताया जाता है कि वहाँ पर अछरियाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं उनको, परियाँ, वहाँ पर अलाउड नहीं है उस हाई एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा ऊपर जाना। सरकार ने भी उसको संरक्षित कर रखा है। तो ऐसी सारी विचित्र और चमत्कारिक चीज़ें हैं जो लोगों को आस्था से जोड़ती हैं और परंपराओं से जोड़ती हैं। और आज तक की सरकारों ने इसका सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही उसको रखा है। यहाँ उत्तराखंड के तीर्थाटन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाए तो मुझे लगता है कि विश्व भर में एक अलग पहचान हमारा उत्तराखंड बनाएगा। और विश्व भर के हिंदू न सिर्फ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बल्कि बहुत सारे ऐसे धाम हैं जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं। ये माँ भुवनेश्वरी का धाम है, यहाँ पर ज्वाल्पा देवी है, यहाँ पर कालिंका माता का मंदिर है, यहाँ पर भैरवगढ़ी है, यहाँ पर गांडा नागराजा है, यहाँ पर ताड़केश्वर धाम है, यहाँ पर सिद्धवली धाम है। इस प्रकार के तमाम धाम ऐसे हैं जिनको कि एक्सप्लोर किया जा सकता है। और ये न सिर्फ तीर्थाटन से बल्कि साथ साथ में उसमें कनेक्ट करके पर्यटन से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। आज आप देख रहे होंगे कि इतना भव्य मंदिर है और इतनी बेहतरीन जगह, इतना खुशनुमा मौसम, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से पर्यटक नहीं है या उस हिसाब से लोग नहीं हैं। तो उसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है विश्व भर। जी बिल्कुल। तो सर, हमारा मेन सवाल ये है कि 20 साल आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए, साथ साथ आपने सोशल एक्टिविटीज में भी अपना योगदान दिया। तो ये दोनों ही आपस में ऑपोजिट फील्ड्स हैं। फिर आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना था। इतनी सारी चीजें आप एक साथ मैनेज कैसे कर पाए? कैसे हुआ इतना कुछ? बहुत अच्छा आपका सवाल है। मेरा ये मानना है कि देखिए, सबके पास 24 घंटे हैं दिन के, वही 365 दिन होते हैं साल के, महीने के 30 दिन और हफ्ते के 7 दिन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो। मेरा पिछला जो भी अपना कॉर्पोरेट लाइफ का टाइम रहा, मैंने उसमें अपना सैटरडे संडे जो मेरा होता था उसको मैं सोशल एक्टिविटीज में मैनेज करता था।
इन बिटवीन फैमिली को भी टाइम देता था, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ट्रैवल बहुत रहा है, दिल्ली बेस्ड रहा इतने टाइम, और इन बिटवीन में वहाँ से आप सोचिए कि ऑफिस आवर के बाद 5 बजे 5:30 बजे मैं दिल्ली से निकलता था और ट्रैवल करके 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर रात के 11 बजे यहाँ पहुँचता था अपने सतपुली में। और ऑफिस ज्वाइन करने के लिए यू वॉन्ट बिलीव कि मैं सुबह 3:30 बजे यहाँ से तैयार होके जाता था और सुबह 9, हाँ सर्दियों में भी 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करता था। तो इस तरीके से एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ ना। मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में कहीं कोई उससे मुझे प्रॉब्लम हुई, सोशल लाइफ को भी मैनेज करा और फैमिली को भी मैनेज करा, उनको भी बराबर टाइम दिया। सर मेरा एक चीज इसमें ये थी, आप सोशल एक्टिविटीज में एक्चुअल में आए कैसे? देखिए, जैसे मैंने इनिशियली मॉर्निंग में भी आपसे बताया था जब चाय पे मुलाकात हुई थी कि जब मैं 12वीं कक्षा में था तो उस समय एक 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ और उसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का रूप ले लिया। और 1 साल तक हमने इस राज्य के लिए लंबा संघर्ष करा और तमाम रैलियों में हम जाया करते थे, चाहे वो पौड़ी में होने वाली हो, कोटद्वार में हो, देहरादून और दिल्ली तक हम गए। और एक बड़ा जोश हमारे अंदर उस समय के क्रांतिकारी लोगों ने भरा, उन राज्य आंदोलनकारियों ने भरा कि नहीं, अपनी मांगों के लिए आप किस तरीके से मुखर हो सकते हैं। समाज सेवा में मेरा आने का मकसद यही था कि जिस परिकल्पना से ये राज्य हमने अलग लिया उसमें बहुत सारी खामियां आज भी ऐसी हो गई कि कहीं पर अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाई, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हो पाई, रोजगार नहीं हो पाया। तो इन मुद्दों पर ही हम समाज में बीच में सेवा के रूप में जाते रहे। तो एक इंटरेस्ट शुरू से ही था। ये ऐसा नहीं है कि अचानक कोई 20 साल बाद पैदा हुआ। जब से मैं जॉब में गया, मेरा कुछ ना कुछ हिस्सा, हो सकता है उसमें कम रहा हो, समय कम दिया हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समय अपनी बोली भाषा के लिए, अपने उत्तराखंड समाज के लिए, अपनी लोक परंपराओं के लिए, लोक गीतों के लिए और जो जनहित के मुद्दे थे उत्तराखंड से जुड़े हुए, इन सब के लिए मैं देता आया थोड़ा। आपके ये तकरीबन इतने सालों में आप कई सारे सोशल ग्रुप्स में भागीदारी रही आपकी, कई सोशल इवेंट्स आपने किए, आपने उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए कई सारे आंदोलन और कई सारी मुहिम के हिस्सा बने। इनके बारे में छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम मतलब कहना चाहूँ कि मतलब एक ब्रीफ हमें पता चले कि ये इवेंट्स आपकी लाइफ में मेजर रहे। जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही हमें अपनी लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक गीत, जनहित के मुद्दे, इन सब को लेकर आगे बढ़ने का एक वो रहा। और जहाँ जहाँ ये सब होते थे सामाजिक सरोकारों से, जो भी आंदोलन हुए सामाजिक सरोकारों को लेकर, तो उन पर हम हमेशा मुखर रहे। मैं आपको बताऊं कि जहाँ हम अभी हैं, ये मेरा गांव चमोली गांव, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पानी के लिए। जैसे पहाड़ों पर कहते हैं ना कि पहाड़ों का पानी और जवानी यहाँ के काम नहीं आती, तो बहुत सारे गांव ऐसे थे जहाँ पर पानी नहीं था। तो हमारे उस समय के कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया और उसमें भैरवगढ़ी पंपिंग सेट योजना के लिए एक लंबा आंदोलन हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। रमेश डोबरियाल, स्टार्टिंग के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। रमेश डोबरियाल, नीलकंठ उनका नाम था और वो जिला पंचायत भी रहे यहाँ से। तो उन्होंने आमरण अनशन किया था, उनका हमने साथ दिया और भैरवगढ़ी पंपिंग सेट योजना आज धरातल पर उतर पाई है और सैकड़ों गाँवों को, बल्कि मैं कहूँगा कि जो लैंसडाउन में आर्मी का कैंप बेस है वहाँ भी यहीं से पानी जाता है, इस नयार नदी से ही पानी जाता है वहाँ पर। तो ये हमारे आंदोलन की एक सफल कड़ी का हिस्सा मैं आपको बता सकता हूँ। साथ साथ में सतपुली में चाहे राजकीय महाविद्यालय के लिए हमने आंदोलन किया हो, सतपुली में तहसील के लिए आंदोलन किया हो, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि शराब को लेकर का भी एक मुद्दा मैंने हाँ, गैरसैंण का तो वो राज्य आंदोलन में था ही था, लेकिन ये मैं क्षेत्रीय मुद्दे आपको बता रहा हूँ जो इस जो नयार घाटी जिसको हम कहते हैं, इस नयार घाटी से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे। इसके अलावा जब दिल्ली में हम गए तो 2012 की बात है, आपको याद होगा कि एक निर्भया कांड हुआ था और पूरा समाज उसमें उमड़ पड़ा था। जी बड़े स्तर पे हिस्सा थे। आप भी उस टाइम पे हम भी स्कूल के दिनों में ही थे। हम भी उसका हिस्सा थे और मुझे उस टाइम पे पता भी चला था यहाँ उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही, उससे तकरीबन 7-8 महीने पहले एक और बेटी के साथ इसी प्रकार की बर्बरता पूर्वक उसका रेप किया गया, ब्रूटली उसका मर्डर किया गया। और वो
एक जैसा केस था, उस बच्ची की भी हत्या कर दी गई थी, किरण नेगी नाम था उसका। उसके 1 साल बाद लगभग जब ये आंदोलन पूरी तरह से अपना रूप ले चुका था और उन दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सज़ा हो चुकी थी, तो हमें ये लगा कि देखिए एक जैसे दो मुद्दे, एक जैसे दो केस हैं और उनमें अदालत का अलग अलग रवैया है, अलग अलग पक्ष है। तो वहाँ पर हमने कहा कि शायद ये उत्तराखंड समाज, जैसे कहा जाता है ना कि हम लोग बड़े मेहनती भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, लेकिन हम लोग उतने ही भोले भी हैं। हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, अपने अधिकारों के लिए उतनी मुखरता से लड़ नहीं पाते हैं। तो हमारे कुछ साथी हैं बहुत सारे दिल्ली में जो समाज में जुड़े हुए लोग हैं, हम सब ने एक संगठन का निर्माण किया, उत्तराखंड एकता मंच का। और उस पर हमने कहा कि भाई जब तक समाज संगठित नहीं होगा, जैसे मैंने सुबह भी आपसे बात हो रही थी कि दिल्ली में 40 लाख के करीब हमारा संख्या बल है उत्तराखंडियों का, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के लोग सब जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद अगर उस बेटी को न्याय नहीं हम लोग दिला पाए तो हमारा उत्तराखंडी होने पर मुझे लगता है कि लानत है, ये हमारे दिमाग में ख्याल आया। और हमने उसके लिए सब लोगों को एकजुट किया, एक लंबा संघर्ष किया। लगातार द्वारका कोर्ट में वो केस चल रहा था, वहाँ हमने आंदोलन किए, हमने जंतर मंतर पर उनके लिए कैंडल मार्च किया। और आपको मैं बताऊं कि वो पहली सफलता हमें उस केस में मिली जब उनको लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा हुई, फिर हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा हुई। और फिर हमें लगा कि जितने भी लोग हैं इनके सामाजिक सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, हमारे उत्तराखंडियों की दिल्ली में राजनीतिक भागीदारी एक अहम मुद्दा है। इस प्रकार से हमने फिर 20 नवंबर 2016 को लगभग 1 लाख लोगों को दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहाँ अन्ना आंदोलन उससे पहले सफल हो चुका था, उसी रामलीला ग्राउंड पे हमने 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया। और उनको इकट्ठा करने के बाद केंद्र सरकार से, तत्कालीन उत्तराखंड सरकार से और दिल्ली सरकार से दो मुद्दों पर हमने दो मांगों के साथ हम उनको वहाँ पर हमने आमंत्रित करा, जिसमें हमारी केंद्र सरकार से मांग थी कि उत्तराखंडी लगभग 1.25 करोड़ उत्तराखंड में हैं और लगभग 1.25 करोड़ के आसपास ही प्रवास में भी हैं। चाहे आप दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश, तमाम जगह, बिहार में भी हैं, छुटपुट देश के हर हिस्से में आपको उत्तराखंडी लोग मिलेंगे। लेकिन जो हमारी बोली है, हमारी भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये 1.25 करोड़ लगभग 2.5 करोड़ लोगों की बोली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में अब तक जगह नहीं मिली। जबकि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर उनका संख्या बल 40 लाख 50 लाख है और उसके बावजूद भी वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, जिसमें से गोवा में बोली जाने वाली कोंकणी भाषा है, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में संथली बोली जाती है। तो ये इतना नहीं है उनकी तादाद, लेकिन उसके बावजूद भी वो 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। तो केंद्र सरकार से हमारी मांग थी कि उत्तराखंडियों को अगर सही में पहचान दिलानी है तो हमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। दूसरा, उत्तराखंड को अलग हुए लगभग उस समय 16 वर्ष हो गए थे, अब तो 21 वर्ष का हो गया है, लेकिन परिसंपत्तियों का बंटवारा हमारा आज तक नहीं हुआ है। जैसे टिहरी डैम की अगर हम बात करें, जिससे सबसे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका 88% आज भी उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है और केंद्र सरकार को जाता है। तो ऐसा हमारा एक मुद्दा और था कि भाई परिसंपत्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार जल्द से जल्द करे। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। हमने वहाँ उत्तराखंड सरकार से भी मांग करी कि जिस परिकल्पना से उत्तराखंड बना और इस पर सभी लोगों की सहमति से राजधानी का एक स्थान चयनित किया गया, वो था गैरसैंण, कि गैरसैंण में राजधानी बनेगी। लेकिन राज्य निर्माण के 16 वर्षों में भी अस्थायी राजधानी देहरादून बन के रह गई थी और वही आज भी हालात हैं कि 21 साल पूरे हो गए, आज भी अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनी हुई है। तो राजधानी का एक मुद्दा था। दूसरा, जिन लोगों ने इस राज्य के लिए लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, अपनी शहादतें दी और 42 शहादतों के बाद ये राज्य बना। हमारी महिलाओं के साथ में जो क्रांतिकारी महिलाएं थी, मुजफ्फरनगर तिराहे पर उनके साथ में एक दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कहूँगा उसको, कि उनके साथ रेप तक हुआ, उनके साथ में दुराचार हुआ। उनके न्याय की लड़ाई आज भी लंबित है और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। तो उनके न्याय की आवाज़ उत्तराखंड की सरकार मुखरता से उठाए, ये हमारी मांग थी। दिल्ली में, क्योंकि जैसे हमने कहा 40 लाख उत्तराखंडी हैं, तो दिल्ली सरकार से हमारी मांग थी कि जिस तरीके से पूर्वांचल भाइयों के लिए
छठ का जो पर्व होता है उस पर सरकार सहायता अपनी प्रदान करती है, सरकारी सहायता से छठ के घाट सजाए जाते हैं। ऐसे ही हमारा एक पर्व है उत्तरायणी। तो उत्तरायणी हमारा एक लोक पर्व है और पारंपरिक बहुत पुराने ज़माने से उसको लोग मनाते आए हैं। 14 जनवरी को उत्तरायणी मकरैनी के लिए दिल्ली सरकार से हमने मांग करी कि उसको भी सरकारी सहायता मिले ताकि उत्तराखंडियों का गौरव उनको मिले। इसके अलावा हमने दिल्ली सरकार से मांग करी कि हमारी अकादमी बने, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा की अकादमी बने, ताकि जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, जितने भी लोक कलाकार हैं, गीतकार हैं, उनको अपनी एक तो रचनाएं संरक्षित करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, दूसरा उनको प्रोत्साहन के तौर पर सरकार समय समय पर मंच प्रदान करेगी। तो इन मांगों को लेकर जब हम 20 नवंबर 2016 को रामलीला मैदान पर इकट्ठे हुए, उस दौरान न तो कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रतिनिधि आए। आम आदमी पार्टी से जो वर्तमान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो हमारे मंच पे आए थे और उन्होंने हमें कमिटमेंट दी थी कि हम ये दोनों मांग पूरी करेंगे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने दोनों मांगों पर अपनी कार्रवाई करी और आज दिल्ली में 65 जगह पर उत्तरायणी मनाई जाती है। साथ ही साथ दिल्ली में भाषा अकादमी बन चुकी है। तो ये हमारी एक बड़ी सफलता रही। इस तरीके से हमें धीरे धीरे हौसला मिलता गया और समाज में काम बढ़ते गए। जितना मैंने अब तक आपको जाना है, मैंने ये देखा कि आपने अपने आप को जो उत्तराखंडी कम्युनिटी है इस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखा, जबकि हम बात करें और भी कम्युनिटी के लोग हैं जो उत्तराखंड में भी रहते हैं या दिल्ली में आप रहे हैं, दिल्ली में भी आपसे उन कईयों की मुलाकात हुई होगी जिनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने कभी उनके लिए कुछ करने के लिए क्यों नहीं सोचा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है शायद ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है कि मैं बाकी कम्युनिटी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, बट क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, गढ़वाली बोलता हूँ, गढ़वाली जीता हूँ, गढ़वाली खाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरा हिस्सा ज़िंदगी का उसी में है। बट मेरे बहुत सारे आपको फ्रेंड अलग अलग कम्युनिटी के देखेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ में उनके फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ उनके चाहे पारिवारिक फंक्शंस हों, चाहे उनके साथ कुछ भी ऐसे मूवमेंट शेयर करने हो तो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके लिए भी अलग अलग समय समय पर हमने किया है, पर ज़्यादातर हिसाब कह सकते हैं कि 90% उत्तराखंडी बेस्ड सब कुछ रहा है। इसके अलावा सर, जब हमारा देश एक अभी हाल ही में बहुत ही बड़े पैंडमिक, जो कोविड-19 पैंडमिक की हम बात करें, उससे गुजरा है, जब हर कोई घरों में घुसा हुआ था, डरा हुआ था, उस दौरान आपकी क्या मनोस्थिति थी? आप क्या सोच रहे थे? क्या था आपके मन में? देखिए, मैं खुद कोविड के बड़े बुरे दौर से गुजरा और बहुत सीवियर मुझे भी मतलब कोविड का प्रभाव रहा मेरी लाइफ में। मेरी वाइफ, मेरी बेटी, सभी को, भाई को, यहाँ पर हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों को हुआ था। खैर मैं तो तब दिल्ली में ही था। वो फर्स्ट वेव थी। उसके बाद जब सेकेंड वेव चली उसमें बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हैं। उस दौरान यहाँ पर स्थिति ये थी कि पैरासीटामोल तक भी गांव में अवेलेबल नहीं थी। सरकारी जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका था उस दौरान। तो हमने गांव के गांव उस दौरान सैनिटाइज़ करे, दवाइयाँ बांटी, मास्क बांटे। हमारे जो मेरी टीम है पीपी किट पहन के गांव-गांव जाते थे, उनकी ऑक्सीजन जांच करते थे, उनका टेम्परेचर नापते थे और उनको कोविड की बाकायदा किट हमने बांटी घर घर में, क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजर चुका था। सेकेंड वेव के आसपास। फर्स्ट वेव में हमने लोगों को राहत पहुंचाई कि लोगों को राशन बांटने का काम करा, क्योंकि पहला लॉकडाउन ऐसा था जो बहुत मतलब एक उत्तराखंड में। मैं जब पहला लॉकडाउन हुआ मैं उत्तराखंड में था, मैं देहरादून में था। मैं उसके बाद वहाँ से स्पेशल पास पे दिल्ली गया था। हालांकि सारे बॉर्डर सीज थे, लेकिन फिर भी हमारे कुछ मित्रों ने सहायता करी और मैं किसी तरीके से दिल्ली पहुंचा। लेकिन उस दौरान आपने देखा कि जगह जगह लोग फंस गए थे, खासतौर पे जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब लोग थे, उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं था, उनके पास उतनी राशन नहीं थी कि वो महीनों के हिसाब से उसको स्टोर कर पाए। तो हमने उस दौरान बहुत सारा राशन गांव-गांव में बांटा, बहुत सारे लोगों को बांटा और इस तरीके से हमने उस समय हेल्प करी। उसका प्रभाव मैं कहूँगा कि फर्स्ट वेव का इतना पहाड़ी जनपदों पे नहीं रहा, लेकिन जो सेकंड वेव जब चली ये मार्च अप्रैल में, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहाड़ों में रहा और हमारे पूरे क्षेत्र के लोग उससे प्रभावित थे। तो उस समय हमने दवाइयों का और उसका वितरण किया था।
इस सब के बीच में आप कॉर्पोरेट लाइफ में रहे, सोशल एक्टिविटीज़ में रहे, आपने दोस्तों को, फैमिली को, सबको टाइम दिया, आप खुद भी काफ़ी लाइफ चैलेंजेस आपने फेस किए, बट फिर अचानक मतलब आउट ऑफ नो वेयर यू ज्वाइंट पॉलिटिक्स. हाउ डिड इट केम टू दैट? जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में हम एक स्कूली जीवन में मैं शुरुआती दौर पर जुड़ा और भावनाएं हमेशा रही. उस समय की परिकल्पना यही थी कि एक विशुद्ध पहाड़ी राज्य होगा जिसमें अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे बुज़ुर्गों को मिलेगी, रोज़गार सारे युवाओं को यहीं मिलेगा, किसी को अपना गांव घर नहीं छोड़ना पड़ेगा. लेकिन इन 21 सालों में जब हमने देखा, और ख़ासतौर पे इस कोरोना काल में तो बिल्कुल बदतर स्थिति थी, जब लोग बाहर से लौट के हमारे बेरोज़गार युवा उत्तराखंड में आए और उन्होंने सोचा कि चलो कुछ अपना स्टार्टअप यहाँ करें, लेकिन उनको कोई सरकार की तरफ से प्रॉपर उस तरीके से हेल्प नहीं मिल पाई. तो फिर मेरे जहन में आया कि अगर आज हम इन सारी समस्याओं का निदान करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, वो है राजनीति. सब समस्याओं को दूर आप राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं. और जो वर्तमान में दोनों दल यहाँ पर 10-10 साल सरकार चला चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस रोड मैप है नहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में ये सब करने का. शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली में ऑलरेडी पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, और जगह जगह उसको कॉपी किया जा रहा है. तो इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर मैंने राजनीति ज्वाइन करी, ताकि कल सर्टेन एज में, बुढ़ापे में मुझे ये पश्चाताप न रहे कि मैं उस समय कर सकता था और मैंने नहीं किया. ये कल बड़ा होकर मेरा बेटा मुझसे सवाल करे कि जब ये उत्तराखंड खाली हो रहा था, लुट रहा था, उस समय आप कहाँ थे. तो ये बार बार मेरे जहन में सवाल रहता था और ये कई वर्षों से था. तो मैंने फैसला किया कि अब दिस इज़ द राइट टाइम, अब 2022 का चुनाव है और ये सही समय है, और सही समय पर सही राजनीतिक दल का उत्तराखंड में एंटर करना, सही समय पर सही लोगों के साथ में सामंजस्य बैठना. और हमारे, जैसे मैंने कहा कि संघर्षों के साथी हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भाई शशि मोहन कोटनाला जी हैं. उन्होंने हमें इसके लिए जब ऑफ़र करी और उन्होंने कहा कि भाई आपको आना है, काफ़ी उन्होंने इंसिस्ट किया और मैं उनकी बात को मना नहीं कर पाया. और उस मतलब ये बहुत इंस्टेंट एक डिसीज़न रहा मेरा बहुत लंबा इसमें प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरे आगे ये प्रपोज़ल रखा, मुझे लगा, और मैंने एकदम से अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया और मैं पॉलिटिक्स में आ गया. आपने दिन में जिक्र किया था कि आपकी हॉबी है गाने सुनना, है ना, और आप संघर्षों के टाइम से भी सुनते आ रहे हैं कई लोकगीत आपकी संस्कृति से जुड़े हुए, आपके लोगों से जुड़े हुए. तो कोई एक गीत हमें भी आज सुना दीजिए. नहीं, मैं बाथरूम सिंगर हूँ और मैं मतलब बहुत अच्छी आवाज़ मेरी नहीं है. सर, अच्छा सिंगर सिर्फ दिल से होता है, तो बस 2 लाइनें. जी, जैसे आपने संघर्षों के दिन की बात करी, तो मुझे याद है कि जब राज्य आंदोलन था 1994-95 में, 1994-95 में, तो उस दौरान उत्तराखंड के जो हमारे गढ़ रत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनके कुछ गीत हमें बड़ा मोटिवेट करते थे. तो उसमें उन्होंने, उस समय आप सोचिए कि 1994-95 में उनके गीतों में उत्तराखंड की क्या परिकल्पना थी, वो मैं ज़रूर 2 लाइनों में सुना देता हूँ आपको. बट मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इसको काट दीजिएगा. अरे, उनका एक बहुत अच्छा गाना था कि बोला भय बंधु तुम थे कानू उत्तराखंड चैणो चा, हे उत्तराखंडियों तुम थे कानू उत्तराखंड चैणो चा. जख शिक्षा हो दीक्षा हो, जख रोजगार हो, कोई भैजी भुल्ला ना बैठ्यूं बेकार हो, खाना कमाना हो लोग यानो उत्तराखंड चैणो चा. तो इस तरीके के उनके गीत थे जो हमें बहुत समय मोटिवेट करते थे. आप बाथरूम सिंगर, मैं तो कह रहा हूँ हाँ, मतलब सिंगिंग बाथरूम में गुनगुनाते रहते थे उनके गीतों को, तो इसलिए. आपके घर के सामने मैं देख सकता हूँ कि ये हॉस्पिटल, हंस हॉस्पिटल,
मुझे आज हमारी टीम ने जब आसपास के लोगों से आपके बारे में पूछताछ की या जानने की कोशिश की आपके बारे में, तो हमें पता चला इस हॉस्पिटल का और आपकी ज़िंदगी के कुछ लम्हों का बड़ा ही गहरा नाता है। हॉस्पिटल में आपका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था और उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो क्या आप उस पर थोड़ी हाइलाइट्स डाल सकते हैं हमारे लिए? मुझसे बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं, तो मैं उसके रूट कॉज को ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी मदर, क्योंकि हम गांव ग्रामीण परिवेश में रहे, तो मेरी मदर, जैसे हम लोग खेती की सुबह बात कर रहे थे कि हमारे किसान लोग थे, खेती थी, गाय बच्चियाँ थी, तो मेरी मदर एक बार घास लेने के लिए एक पेड़ में गई थी और उससे गिर गई थी। तो मेरी मम्मी को बहुत चोट आई थी, उनकी बैकबोन में 3 फ्रैक्चर हो गए थे, कोलैप्स हो गई थी 3, और उनको हमने दिल्ली में उनका इलाज कराया था। गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर मंडल हैं जो ऑर्थो के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंडल से उनका ट्रीटमेंट चला और एक लंबा ट्रीटमेंट उनका हुआ, क्योंकि बैक में काफ़ी इंजरीज थी। तो उस समय मुझे हमेशा मन में ख्याल आता था कि उत्तराखंड अलग होने के बावजूद भी आज अगर स्वास्थ्य के लिए हमें दिल्ली और देहरादून जाना पड़ रहा है, तो पहाड़ी महिलाओं का जीवन खास तौर पर बहुत दुखमय था। खैर, मदर का ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुई, लेकिन मैंने उस समय एक संकल्प लिया कि जब भी मुझे जीवन में मौका मिलेगा, मैं इस क्षेत्र में ज़रूर इस तरीके का काम करना चाहूँगा या उसके लिए कोशिश करूँगा, ताकि जितने भी और हमारी पहाड़ों में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रोज़ इस कष्ट को झेलते हैं, हज़ारों महिलाएं ऐसी हैं जो इस दर्द को झेलती हैं। मैंने जब 2009 में मेरी भोले जी महाराज व माता मंगला जी से मुलाकात में उन्होंने बताया कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करना कर रहे हैं, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे गांव में आइए और ये हमारी यहाँ पर ज़मीन है, आप इस पर हॉस्पिटल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका भी बहुत लगाव है पहाड़ से। वो भी इसी ज़िले से संबंध रखते हैं, पोखड़ा ब्लॉक से हैं। भोले जी का जन्म जो उनके फादर का गांव था वो यहाँ था, तो माता मंगला जी ने इसको शहर स्वीकार किया और आज ये हॉस्पिटल आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों का, बल्कि पूरे 5-7 जनपद के लोग यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं और बहुत यहाँ पर लोगों को राहत मिलती है। जी बिल्कुल, मेरे को जानने को मिला है कि मतलब काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी सुविधा है। मतलब आसपास के कई लोग, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से उत्तराखंड के बाहर के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे बिजनौर के लोग यहाँ आके इलाज ले रहे हैं। तो एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी इस जगह के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि राज्य के लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी, 21 साल हो गए आज, और 4 बार यहाँ पर चुनी हुई सरकारों ने बारी बारी शासन किया है, लेकिन आज भी जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने ये राज्य अलग मांगा था कि ताकि शिक्षा के लिए किसी को पलायन ना करना पड़े, आज स्थिति ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को मकान किराए पर लेकर छोटे छोटे बाज़ारों में जहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं उनमें आना पड़ रहा है। वो चाहे हमारा सतपुली क्षेत्र हो, चाहे कोटद्वार हो, रामनगर हो, हल्द्वानी हो, देहरादून हो या फिर दिल्ली हो। आज शिक्षा का स्तर, पहले पलायन हायर एजुकेशन के लिए होता था, ताकि कोई ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल कोर्स करना चाह रहा तो वो बच्चा बाहर जाता था। राज्य निर्माण के बाद प्राइमरी एजुकेशन के लिए पलायन होने लग गया। बेसिक शिक्षा का जो सिस्टम था वो ख़राब हुआ है। दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, जैसे मैंने कहा कि हमें खुद दिल्ली से इलाज कराना पड़ा मम्मी का। आज आप देखेंगे कि दवाई 200 रुपये की आ रही है, लेकिन 2000 रुपये 3000 रुपये की टैक्सी बुक करके लोग जाते हैं। तो दवाई का उतना खर्चा नहीं है जितना उनका किराए में पैसा खर्च हो रहा है। जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स हों, एलोपैथी हॉस्पिटल्स हों, जिला अस्पताल हों, खस्ता हाल है उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं। एक एक्सरे की मशीन आप पूछोगे तो वो ख़राब मिलेगी। अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं महिलाएं, उनको अल्ट्रासाउंड करने नहीं मिलता है। दवाइयाँ नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, तमाम तरीके की खामियां हैं सरकारी तंत्र में। तो आज ये जो हॉस्पिटल है ये यहाँ पर संजीवनी का काम कर रहा है पूरे क्षेत्र के लिए। मुझे लगता है कि उन लोगों का बड़ा हमेशा सेवा भाव रहा है, और भोले जी महाराज माता मंगला जी द्वारा जो संचालित संस्था है हंस फाउंडेशन, वो न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश के तमाम अन्य राज्यों में भी काम कर रही है। लाखों जीवन
उनसे अपनी समस्याओं का निदान पा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने आपको चौबटा खाल का प्रभारी घोषित किया है। इससे पहले भी आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से यहाँ कार्य कर रही है और इस टाइम पे उनका क्या मतलब क्या विजन है, क्या करने वाले हैं आगे, क्या सोच रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे मैंने कहा कि काम की राजनीति करती है और हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं कि हम जो हमने दिल्ली में करके दिखाया कि शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज वो सरकारी स्कूल दिल्ली के जहाँ पहले लोग बच्चों को नहीं भेजते थे, आज प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट क्लासेस, एसी क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गए, स्विमिंग पूल हो गए, लाइब्रेरीज हो गई हैं। तो हमारा ये है कि जो उत्तराखंड से पलायन के मेन रीज़न रहे, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा एक बड़ा कारण है कि लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ का शिक्षा स्तर अच्छा करेंगे। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खर्चा किया जाएगा और उसको बड़ी बेहतरीन सुविधाओं के साथ में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन दवाई नहीं है या उनमें वो सब टेस्ट नहीं होते हैं, स्टाफ नहीं है। तो इन कामों को हम प्रायोरिटी पे करेंगे ताकि किसी को दवाई लेने के लिए दूर न जाना पड़े, बेसिक सुविधाओं से महरूम न रहना पड़े। एक एक्सरा मुझे लगता है कि 150, 200, 250 रुपये का होता है, लेकिन अगर वो एक एक्सरे के लिए 2000, 2500 रुपये गाड़ी का किराया खर्च कर रहा है तो ये यहाँ के गरीब आदमी पर एक बड़ा बोझ है। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं को हम दुरुस्त करेंगे, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया। अगर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं तो मुझे लगता है उत्तराखंड में ग्राम क्लिनिक बन सकते हैं। नीति और नीयत का फ़र्क होता है। अगर आप सही नीयत से काम करना चाहते हैं तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप अगर देखेंगे तो हर विभाग में 30-30, 40-40% की कमीशन खोरी है, खुलेआम रिश्वत खोरी है। इस सब को बंद करेगी आम आदमी पार्टी। और यहाँ के युवाओं का जो दर्द है कि उत्तराखंड का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती है, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि उत्तराखंड की जवानी को उत्तराखंड के काम लाना। और उसके लिए युवाओं को रोज़गार की दिशा में हम प्रयासरत हैं कि यहाँ का युवा यहीं रुके और उसको रोज़गार देंगे। उसमें हमने गारंटी भी दी है, हर घर को रोज़गार देंगे। और जब तक रोज़गार नहीं तब तक जो 18 से 35 साल का बेरोज़गार है उसको 5000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता हम देंगे और उसके 10 दिन सरकार इस्तेमाल करेगी। किसी भी फील्ड से हो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा, 10 दिन उसका काम लिया जाएगा। इसके अलावा बिजली हमारे प्रदेश में बनती है, ऊर्जा प्रदेश है ये। यहाँ पर बहुत सारे डैम बने हुए हैं। आपदा आती है तो यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं उससे। उसका एक उदाहरण 1 साल पुरानी रैनी और तपोवन की आपदा है जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मर गए थे। टिहरी जैसा ऐतिहासिक शहर हमारा डूबा और बिजली हमारे लोगों के लिए महंगी है। तो हमारा लक्ष्य है कि जैसे हमने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाई, ऐसे ही उत्तराखंड में हमने वादा किया कि हम 300 यूनिट बिजली यहाँ की आम जनता को, गरीब जनता को देंगे। एक विधायक को बिजली फ्री मिल सकती है, एक मंत्री को बिजली फ्री मिल सकती है, मुख्यमंत्री को बिजली फ्री मिल सकती है, तो यहाँ की गरीब जनता को क्यों नहीं। आज गाँव में स्थिति ये है कि जंगली जानवरों का आतंक पर्वतीय जनपदों में आपको देखने को मिलेगा। सुअर, जंगली सुअर, बंदर, भालू, बाघ, नरभक्षी बाघ तक बच्चों को घर के पास से उठा के ले जाते हैं। तो अगर बिजली उनको मुझे लगता है 300 यूनिट फ्री मिलेगी तो जो आज एक बल्ब पे वो डिपेंड है और रात को खाना खाने के बाद वो बंद कर देते हैं, अंधेरा रहता है घर के पास और एक डर सा बना रहता है, मुझे लगता है गांव रोशन होंगे तो उसमें काफ़ी हद तक उनको सहायता मिलेगी। पानी का एक अहम मुद्दा है। हमारी इस चौबट्टा खाल विधानसभा में 5-6 ब्लॉक इससे कनेक्टेड हैं और उन सब ब्लॉक में जब मैं जा रहा हूँ तो लोगों में आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर दूर दूर से उनको पानी लेके आना पड़ता है। आप सोचिए कि उत्तराखंड गंगा जमुना का प्रदेश कहा जाता है। तमाम घाट गधेरे और हमारे यहाँ पर स्रोत हैं प्राकृतिक, लेकिन उसके बावजूद गांव में पानी नहीं है। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़े, उसको पानी पहुँचाएंगे, सड़क अच्छी करेंगे, शिक्षा अच्छी करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे यहाँ पर और रोज़गार देंगे। तो ये हमारे मुद्दे हैं और इनको लेकर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। आम जनता के लिए आपके मुद्दे तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अभी इस 1 साल के बाद आम आदमी पार्टी की यहाँ पर क्या स्थिति है उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी की बहुत बेहतर स्थिति है।
1 साल पहले जब हमने सफ़र शुरू किया था तो उस समय इतने सारे लोग नहीं जुड़े थे। हर दिन हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग कनेक्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं को और युवाओं को एक विश्वास है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया वो उत्तराखंड में भी संभव है। आज जिस तरीके से महिलाओं का और युवाओं का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, यही कमोवेश हमें 2013 में दिल्ली में देखने को मिला था और 2015 में जिस तरीके से पूरे मैंडेट के साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, वही मुझे इस समय माहौल उत्तराखंड में दिख रहा है, क्योंकि लोग दोनों दलों से बुरी तरह से नाराज़ हैं। कांग्रेस से लोग नाउम्मीद हो चुके हैं और बीजेपी से बुरी तरह से नाखुश हैं। कांग्रेस की नाउम्मीदी का कारण सबसे बड़ा है वो ये है कि आप वोट देके कांग्रेस का विधायक विधानसभा में भेजते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। देश में लगभग 170 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज जनता ये पूछती है कि कांग्रेस को वोट क्यों दे। कांग्रेस को दिया हुआ वोट भाजपा को जाता है, यानी उसका चुनाव जो आप प्रतिनिधि कांग्रेस का चुनते हैं वो जाके भाजपा में शामिल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, जो अहंकार कांग्रेस में 70 वर्ष में आया वो भाजपा की सरकार में 7 वर्ष में देखने को मिल रहा है। आज आप देखेंगे कि वो सुनने को तैयार नहीं है किसी की भी बात। और उसके बहुत बड़े 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि किसानों का आंदोलन जो विश्व का मुझे लगता है सबसे लंबा और बड़ा आंदोलन रहा, किसान आंदोलन पर अब सरकार बैकफुट में आई और शुरुआती दौर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक किसानों को खालिस्तानी कहते रहे, किसानों को देशद्रोही कहते रहे, किसानों के ऊपर तमाम तरीके के लांछन लगाने की कोशिश की गई, उनके लिए बैरिकेड्स लगाए गए, तार बाड़ की गई, कीलें ठोकी गई, उसके बावजूद वो किसान अडिग रहे। अपने 3 जो कृषि काले कानून केंद्र सरकार लेके आई थी, आखिरकार उसमें हार के केंद्र सरकार को वो बैकफुट पे आना पड़ा। ऐसा ही एक उदाहरण उत्तराखंड में भी है कि देवस्थानम बोर्ड बना दिया सरकार ने और हमारे जितने भी तीर्थ पुरोहित थे उनके हक हकूकों पर डाका डालने की कोशिश करी। लगातार तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करते रहे। उत्तराखंड देवभूमि है और धर्म संस्कृति का मैं समझता हूँ अध्यात्म का ये विश्व का केंद्र बिंदु है। वहाँ के तीर्थ पुरोहित एक लंबी परंपरा को लेके चलते हैं। जितनी भी यहाँ पर 5 बद्री हैं, 5 केदार हैं, 5 प्रयाग हैं, तमाम चट्टियाँ हैं और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे धाम हैं। और इन धामों को शुरू से ही जजमान, पूरे देश के जजमानों को यहाँ के पंडा पुरोहित समाज पूरी यात्रा कराते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनको जगह जगह रुकवाते थे और उसके बाद उनकी यात्रा पूरी होने पर उनको विदा करते थे। और जब समय आता था, अब शीतकाल में जैसे आजकल बर्फ़बारी हो जाती है, चारों धाम बंद हो जाते हैं, तो आजकल वो पंडा पुरोहित जाते थे और अपना साउथ में, गुजरात में उन लोगों के घर जाते थे और उनसे फिर अपनी दक्षिणा लेके आते थे। ये जो एक स्वस्थ परंपरा थी, इसके ऊपर सरकार ने देवस्थानम जैसा बोर्ड बनाकर उनके हक हकूकों को ख़त्म करने की कोशिश करी और पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लिया। नतीजा क्या हुआ? लगातार तीर्थ पुरोहित धरना प्रदर्शन करते रहे, सरकार की किरकिरी हुई और सरकार को देवस्थानम बोर्ड को भी रद्द करना पड़ा। तो इस तरीके के तमाम जो फैसले थे, मुझे लगता है नोटबंदी एक बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन था जो ऑल ऑफ सडन लिया गया था। उसके बाद से जो लॉकडाउन लगाया गया वो ऐसा था कि जो जहाँ था देश में वो वहीं रुक गया। हज़ारों लोग उससे प्रभावित हुए, कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके लोग पैदल अपने घरों में गए और गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ गया। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों ने और उनके अंदर आए हुए अहंकार ने हमारे लोगों के अंदर ये भावना ज़रूर भर दी है कि नहीं, इनको शासन करना नहीं आता, आम जनता का ध्यान रखना नहीं आता। आम आदमी पार्टी आम जनता के बारे में सोचती है। ये दोनों ही राजनीतिक दल वो हैं जो गरीब जनता का पैसा लेकर और अमीरों की जेब भरते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी पार्टी जो अमीरों का जो टैक्स का पैसा है उसको लेकर गरीबों में बांटती है और ईमानदारी से जी। तो मुझे ये लगता है कि बहुत बेहतरीन इस बार के अप्रत्याशित नतीजे रहेंगे और उत्तराखंड में पूरी तरह से जनता बदलाव के मूड में है। और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये चौबट्टा खाल है, मैं लगातार हर ब्लॉक में जा रहा हूँ तो खिन्न है जनता दोनों से। अब नाउम्मीदगी सी उनको दिख रही है कि अब कुछ कर सकते हैं क्या ये दोनों दल, नहीं लगता है। यहाँ पे आपको जीत की क्या अपेक्षा है चौबट्टा खाल में? हमेशा
सकारात्मकता की तरफ देखता हूँ और मैं जीत के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। मुझे हार तो कहीं नज़र ही नहीं आती है। उस दिशा में मेरा रोज़ का एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। मैं चौके छक्के में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। पिछले 1 साल से जितने भी विधानसभा के गांव हैं, हर ब्लॉक में, हर गांव में मैं जाकर लोगों से मिल रहा हूँ और आम आदमी पार्टी की नीतियों को, अपने एजेंडे को उनके सामने रख रहा हूँ और उसका समर्थन हमें मिल रहा है। तो जीत निश्चित है। बाकी जनता जनार्दन है, जनता का फैसला क्या होता है, लेकिन अभी तक का जो आश्वासन है उस पर मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से जीत रहे हैं। कुछ समय पूर्व नरेंद्र नेगी जी के उत्तराखंड की परिकल्पना के बारे में हमें बताया। आपकी क्या परिकल्पना है? व्हाट इज योर ड्रीम उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड के को लेकर मेरी परिकल्पना यही है कि हमारे जो आंदोलन के वक्त भी हमने मांग करी थी, वो विशुद्ध पहाड़ी राज्य की मांग करी थी, जिसमें पौड़ी समृद्ध होगा। अब जब मैं पौड़ी की समृद्धि की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर पर्यटन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, टूरिज़्म की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो एक्सप्लोर होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में। हमारा ये विज़न है कि भाई यहाँ पर हम पर्यटन को विश्व पटल पर लाएंगे ताकि पौड़ी को एक नई पहचान मिले। पौड़ी में हमारे बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो बहुत उनकी मान्यता है, लेकिन उनको उस हिसाब से सरकार द्वारा एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो तीर्थाटन को हम यहाँ पर, समृद्ध पौड़ी की जब हम बात करते हैं तो तीर्थाटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कृषि, बागवानी में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। और पिछली लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ पर सरकार, जो यहाँ पर एक डीएम थे पौड़ी के, उन्होंने एप्पल ऑर्चिड में काम करा और 5-6 उन्होंने एप्पल गार्डन डेवलप करे। आज उनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है अगर इसी दिशा में जो तराई क्षेत्र हैं पूरे उत्तराखंड के, या जो पौड़ी की मैं बात करूँ तो घाटी वाला इलाका है, यहाँ पर आम की बागवानी बहुत अच्छी हो सकती है, यहाँ पर लीची बहुत अच्छी हो सकती है, अंगूर बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उसके बगीचे बहुत अच्छी तरीके से लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में आप एप्पल और तमाम तरीके की बागवानी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। उसके लिए गांव वालों को काउंसलिंग भी, उनको ट्रेनिंग भी, उनको मोटिवेशन भी, और साथ साथ में उनके साथ में लग के काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है सब चीज़ें संभव है। और दोबारा से रिवर्स माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो रिवर्स माइग्रेशन तभी संभव है जब दिल्ली में बैठा हुआ एक युवा अगर ये सोचता है कि वहाँ वो 50,000 रुपये की सैलरी ले रहा है, तो उसके लिए कम से कम 30 से 35,000 रुपये की पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ क्रिएट करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है ये सब संभव है और इस पर काम करेंगे हम। महिलाओं का काफ़ी अच्छा रुझान बता रहे हैं, तो महिलाओं को लेके आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, महिलाओं का जहाँ तक सवाल है उत्तराखंड में, मुझे लगता है ख़ासतौर पे ग्रामीण परिवेश में उत्तराखंड का वजूद ही महिलाओं से है। और महिलाओं की वजह से ही हमारे जो पर्वतीय जनपदों के गांव हैं वो बचे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हमने गारंटी के तौर पे उनको कहा है कि हम हर महीने 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में हर महिला को जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की हैं उनको आम आदमी पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है कि आज जो महंगाई हुई है उसका अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो किचन पे पड़ा है, जो महिला मैनेज करती है। आप देखिए कि सरसों का तेल जो 70 से 80 रुपये लीटर था, आज 200 रुपये लीटर पे पहुंच चुका है। 500 रुपये का सिलेंडर आज 1,000 रुपये पे पहुंच चुका है। तो उनको किचन मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक बेटी 18 साल से ऊपर की जो बालिका है, अगर वो कुछ ना कोर्स करना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो किराया दे के जा पाए, उसको बड़ी हेल्प उससे मिलेगी जब उसके अकाउंट में वो पैसा आएगा। महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी बेटियां आती हैं, उनके पोते आते हैं, जब वो जाते हैं तो उनका भी मन करता है कि उनके हाथ में कुछ पैसे रखें, 100, 200, 500 रुपया। उसके लिए उनको बेटे की तरफ या अपने पतिदेव की तरफ देखना पड़ता है। आज मुझे लगता है कि उन महिलाओं को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये महिला स्वावलंबन की दिशा में एक छोटा सा हमारा प्रयास है। बट मुझे लगता है कि भविष्य में भी हम महिलाओं को लेकर बहुत सारी ऐसे काम करेंगे। और अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं
इनडायरेक्टली महिलाओं को लेकर ही हमने ये मुद्दों पर काम करना शुरू किया है। आपके साथ एक पूरा दिन बिता के, आपके बारे में जान के हम लोग को, हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप यहाँ पे अपने हर प्रयास में सफल होंगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे भी मिलके, और आज का दिन पूरा व्यस्तता के साथ रहा, लेकिन साथ साथ में आपके साथ में जगह जगह इंटरेक्शन होता रहा जी, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, ऑल द बेस्ट। ओके सर।